हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, चैप्टर खत्म कर लिया था बेसिकली हम लोगों ने श्वसन एवं गैसीय परिवहन वाला। ठीक है, आज जो है आज हम लोग चैप्टर हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं शरीर द्रव्य एवं परिसंचरण। आज का हमारा चैप्टर कौन सा रहने वाला है? आज का हमारा चैप्टर रहेगा शरीर द्रव्य एवं परिसंचरण। ठीक है, शरीर द्रव्य एवं परिसंचरण। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम रहेगा। तो बेसिकली हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? ठीक है, हमको बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना क्या है बेटा? इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है कि परिसंचरण तंत्र जो होता है उसके घटक क्या क्या होते हैं और परिसंचरण तंत्र जो होता है वो कार्य किस प्रकार करता है। ठीक है, परिसंचरण तंत्र के घटक क्या क्या होते हैं और वो क्या क्या कार्य करता है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें कि परिसंचरण तंत्र का कार्य क्या है, तो परिसंचरण तंत्र का कार्य होता है परिवहन। ठीक है, परिवहन किस चीज का? पिछले ही चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था गैसीय परिवहन। ठीक है, गैसीय परिवहन, फिर जो पाचित पदार्थ होते हैं, ठीक है, पोषक तत्व होते हैं, उनका परिवहन, अपशिष्ट उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। बेसिकली XYZ कोई भी चीज हो, XYZ कोई भी चीज हो, ठीक है, परिसंचरण तंत्र का कार्य होता है परिवहन का। परिसंचरण तंत्र का कार्य होता है परिवहन का। और परिसंचरण तंत्र के घटक की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले परिसंचरण तंत्र में आपको मिलेंगे परिसंचरण द्रव्य। ठीक है, परिसंचरण द्रव्य ये दो हो सकते हैं। ये या तो रुधिर हो सकता है यानी कि ब्लड, या तो रुधिर हो सकता है या लसिका, या तो रुधिर हो सकता है या लसिका मतलब लिम्फ। ठीक है, या तो लसिका या रुधिर। दूसरा, इन द्रव्यों के लिए आपके पास होनी चाहिए वाहिनियां, मतलब बेसिकली ट्यूब्स, पाइप होने चाहिए। और अगर रुधिर है तो रुधिर वाहिनियां होती है, धमनी, केशिका, शिरा। और अगर लसिका है तो उसे लसिका वाहिनी कहते हैं। लसिका है तो लसिका वाहिनी कहते हैं उसे। ठीक है, तो वाहिनियां भी दो प्रकार की होती हैं, रुधिर वाहिनी एवं लसिका वाहिनी। और जो तीसरा घटक आपको चाहिए वो है एक पंपिंग अंग, द्रव्यों को पंप करने के लिए, ठीक है, उनका प्रवाह बनाए रखने के लिए, और यह काम करता है हृदय। ठीक है, पंपिंग अंग का काम करता है हृदय। तो परिसंचरण तंत्र के ये कुछ घटक हैं। कौन कौन से? परिसंचरण द्रव्य जो रुधिर एवं लसिका है, वाहिनियां जो रुधिर वाहिनी और लसिका वाहिनी होती है, और पंपिंग अंग जो हृदय होता है। ठीक है, पंपिंग अंग जो हृदय होता है। ठीक है बेटा, अब हम लोग बात करते हैं परिसंचरण तंत्र के प्रकार की। अब हम लोग परिसंचरण तंत्र के प्रकार की बात करते हैं। परिसंचरण तंत्र के प्रकार किस आधार पे? रुधिर वाहिनियों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पे। रुधिर वाहिनियों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पे। तो सबसे पहले होता है खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण। ठीक है, खुला परिसंचरण। और दूसरा होता है बंद परिसंचरण। पहला है खुला परिसंचरण, दूसरा है बंद परिसंचरण। ठीक है ना बेटा? इसमें अगर आप देखो, ठीक है, इसमें अब अगर आप देखो तो जो खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, जो खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, उसमें रुधिर वाहिनियां या तो अनुपस्थित होंगी। रुधिर वाहिनियां या तो अनुपस्थित होंगी, अगर उपस्थित हैं तो
अल्प विकसित, अगर उपस्थित हैं तो अल्प विकसित, या तो अनुपस्थित या अगर उपस्थित है तो अल्प विकसित। ठीक है, बहुत ज्यादा विकास नहीं होगा उनका। तो इस कारण से जो ऊतक होते हैं, ऊतक रुधिर के सीधे संपर्क में होते हैं, ऊतक रुधिर के सीधे संपर्क में होते हैं। ठीक है बेटा, ऊतक रुधिर के सीधे संपर्क में होते हैं। और अगर आप बात करो कि इसका उदाहरण क्या होगा, आपको खुला परिसंचरण किसमें देखने को मिलेगा, तो जंतु जगत में संघ आर्थ्रोपोडा होता है। जंतु जगत में संघ आर्थ्रोपोडा होता है, उसके जंतुओं में खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। और जंतु जगत में ही संघ मॉलस्का होता है, जंतु जगत में ही संघ मॉलस्का होता है, उनमें भी आपको खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, संघ मॉलस्का में भी आपको खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र की। जो बंद प्रकार का परिसंचरण होता है उसमें आपको पूर्ण विकसित रुधिर वाहिनियां मिलती हैं। ठीक है, पूर्ण विकसित रुधिर वाहिनियां आपको वहां पे मिलती हैं। और ऊतक रुधिर के सीधे संपर्क में नहीं होते, ऊतक रुधिर के सीधे संपर्क में नहीं होते, सीधे संपर्क में नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो रुधिर होता है वो वाहिनियों में बहता है। ठीक है, वाहिनियों में बहने के कारण कभी भी सीधे संपर्क में नहीं आता ऊतकों के। और अगर आप इसके उदाहरण की बात करें, अगर आप इसके उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका उदाहरण होता है जंतु जगत में संघ एनिलिडा के जंतु, संघ एनिलिडा एवं संघ कॉर्डेटा, संघ एनिलिडा एवं संघ कॉर्डेटा के जो जंतु होते हैं वहां पे आपको बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र मिलता है। ठीक है, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र आपको वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है ना बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और यहां पे हम लोग बात करते हैं कि कक्षों की संख्या के आधार पे, कक्षों की संख्या के आधार पे हृदय के प्रकार। अच्छा हाँ, एक बात और, मानव प्रजाति जो होती है संघ कॉर्डेटा के सदस्य होते हैं। मानव प्रजाति संघ कॉर्डेटा का सदस्य है तो हमारे अंदर बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र है। ठीक है, हमारे अंदर बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र है। चलो, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षों की संख्या के आधार पे, कक्षों की संख्या के आधार पे हृदय के प्रकार। ठीक है बेटा, कक्षों की संख्या के आधार पे हृदय के प्रकार। और इसमें सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि कक्षों के नाम क्या होते हैं। ठीक है, एक नाम होता है आलिंद, आलिंद जिसको इंग्लिश में हम लोग एट्रियम कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग एट्रियम कहते हैं। ये क्या होता है, हृदय में ऊपरी छोटा कक्ष, ऊपरी छोटा कक्ष आलिंद कहलाता है। और जो निचला बड़ा कक्ष होता है उसे निलय या वेंट्रिकल कहते हैं, निलय या वेंट्रिकल कहते हैं। और ये होता है निचला बड़ा कक्ष, ये क्या होता है, निचला बड़ा कक्ष। ठीक है, तो ये कक्षों के नाम है आलिंद और निलय। ठीक है बेटा, और इन्हीं कक्षों के संख्या के आधार पे हम लोग पढ़ेंगे कि हृदय जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। सिंपल लाइन डायग्राम से समझेंगे हम लोग, ज्यादा कॉम्प्लेक्स डायग्राम की तरफ हमको नहीं जाना, सिंपल लाइन डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहले दो कक्षीय हृदय, दो कक्षीय जिसमें केवल दो कक्ष हैं। अब ये दो कक्ष कौन से होंगे,
एक आलिंद एक निलय, ठीक है, ऊपर आलिंद नीचे निलय, तो केवल 2 ही कक्ष इसमें हैं और 2 कक्षीय हृदय, 2 कक्षीय हृदय आपको देखने को मिलेगा मत्स्यों में, मतलब जो मछली होती है 2 कक्षीय हृदय आपको मछली में देखने को मिलेगा, ठीक है, एक आलिंद और एक निलय, बस यही होता है मछली के हृदय में। फिर 3 कक्षीय हृदय, 3 कक्षीय हृदय, इसमें हम क्या बताएंगे, इसमें हम बताएंगे कि हृदय तो हम बना रहे हैं, लेकिन इसमें जो ऊपर हम लोग आलिंद की बात करेंगे, आलिंद हो जाएंगे 2, निलय एक ही रहेगा, एक निलय और दायां आलिंद एवं बायां आलिंद, आर मतलब राइट, एल मतलब लेफ्ट, आर मतलब राइट, एल मतलब लेफ्ट, तो दायां आलिंद और बायां आलिंद, ये 3 कक्षीय हृदय होता है। और इसके बाद जो होता है, पहले इसके उदाहरण देख लेते हैं। आपको 3 कक्षीय हृदय जो है, 3 कक्षीय हृदय आपको मिलेगा उभयचर में, उभयचर एवं जो सरीसृप होते हैं, उभयचर एवं सरीसृप, ठीक है, उभयचर एवं सरीसृप जो होते हैं उनमें आपको 3 कक्षीय हृदय देखने को मिलेगा। इसके बाद आपके पास आता है 4 कक्षीय हृदय, इसके बाद आपके पास आता है 4 कक्षीय हृदय, इसमें ऊपरी और निचले कक्ष दोनों विभाजित रहते हैं, ऊपरी कक्ष और निचले कक्ष दोनों विभाजित रहते हैं, दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय, ठीक है, दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय, ठीक है ना। तो इसका उदाहरण, 4 कक्षीय हृदय का उदाहरण यह आपको मिलेगा क्रोकोडाइल, जो मगरमच्छ होता है, ठीक है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मगरमच्छ तो सरीसृप होता है, और सरीसृप में हमने लिखा है कि 3 कक्षीय हृदय, तो मगरमच्छ सरीसृपों में अपवाद है, मगरमच्छ सरीसृपों में अपवाद है, सरीसृप होने के बाद भी इसमें 4 कक्षीय हृदय होता है। इसके अलावा जो पक्षी होते हैं, पक्षी में भी 4 कक्षीय हृदय एवं जितने भी स्तनधारी जंतु होते हैं, जितने भी स्तनधारी जंतु होते हैं सभी में 4 कक्षीय हृदय देखने को मिलेगा, जितने भी स्तनधारी जंतु होते हैं सभी में 4 कक्षीय हृदय देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा। तो ये तो हुआ कक्षों की संख्या के आधार पे हृदय के प्रकार, ठीक है, कक्षों की संख्या के आधार पे हृदय के प्रकार, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि इन कक्षों का परिसंचरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, इन कक्षों का परिसंचरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब हम लोग वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जो 2 कक्षीय हृदय होता है। अब ये जो 2 कक्षीय हृदय होता है, ठीक है, इसमें परिसंचरण कैसा होता है, इसमें पाया जाता है एकल परिसंचरण, एकल परिसंचरण, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सिंगल सर्किट, इंग्लिश में कहते हैं सिंगल सर्किट। अब बेटा समझना, कक्ष आपके सामने बने हुए हैं, यहां पे हमने लिखा ऊतक, ठीक है, ऊतक से रुधिर जाएगा हृदय में, ऊतक से रुधिर जाएगा हृदय में, हृदय से जाएगा क्लोम में, ठीक है। चलो ध्यान रखना, एक परिसंचरण चक्र तब खत्म माना जाएगा, एक परिसंचरण चक्र तब खत्म माना जाएगा कि आपने जहां से स्टार्ट किया है, जहां से आपने स्टार्ट किया है आप वापस वहीं पे आ जाओ, तब एक परिसंचरण चक्र खत्म माना जाएगा। तो ऊतकों से रुधिर गया हृदय में, ठीक है, हृदय से गया क्लोम में, क्लोम को आप गलफड़े भी कहते हो, मछलियों के श्वसन अंग, क्लोम को आप गलफड़े भी कहते हो, मछलियों के श्वसन अंग, ठीक है। इस रुधिर में CO2 की मात्रा अधिक है, यह अनऑक्सीकृत रुधिर है, O2 की मात्रा कम है, इसमें CO2 की मात्रा अधिक है, O2 की मात्रा कम है, अनऑक्सीकृत रुधिर है। लेकिन जब गलफड़ों से
गलफड़ों से रुधिर या क्लोम से रुधिर ऊतकों तक जाएगा तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी और CO2 की मात्रा कम हो जाएगी, यानी कि यहां पे अब ऑक्सीकृत रुधिर ऊतकों तक पहुंच रहा है। अब बेटा ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना, यहां पे आपने लिए ऊतक, ठीक है, ये आपने लिया ऊतक, ठीक है, यहां पे है क्लोम, यहां पे है क्लोम, वो हृदय को बस अब मैं दो कक्षीय बना के बता रहा हूं। ऊतक से क्या हुआ, आलिंद में अनऑक्सीकृत रुधिर गया, आलिंद से निलय में गया, निलय से क्लोम में आया, ठीक है, निलय से क्लोम में आया और क्लोम में रुधिर का ऑक्सीकरण हुआ और ऑक्सीकृत होने के बाद वो ऊतक में चला गया। तो अब देखो यहां पे हृदय एक परिसंचरण चक्र खत्म होते होते, एक परिसंचरण चक्र खत्म होते होते रुधिर जो है वो हृदय से एक बार होके निकल रहा है, रुधिर जो है वो हृदय से एक बार होके निकल रहा है, ठीक है ना बेटा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकल परिसंचरण, इसी को हम लोग कहते हैं एकल परिसंचरण, ठीक है बेटा। और इसका उदाहरण भैया जिसमें दो कक्षीय हृदय है उसमें एकल परिसंचरण, तो दो कक्षीय हृदय किसमें है, दो कक्षीय हृदय होता है मत्स्यों में, तो मत्स्यों में एकल परिसंचरण। और अब ध्यान से देखो तो हृदय केवल और केवल अनऑक्सीकृत रुधिर को पंप कर रहा है, हृदय केवल और केवल अनऑक्सीकृत रुधिर को पंप कर रहा है। तो ऐसे हृदय को हम लोग कहते हैं शिरामय हृदय या इंग्लिश में वेनस हार्ट, शिरामय हृदय या इंग्लिश में वेनस हार्ट, ठीक है। तो मत्स्यों में क्या पाया जाता है, मत्स्यों में पाया जाता है शिरामय हृदय या इंग्लिश में उसे कहेंगे वेनस हार्ट, और यही है एकल परिसंचरण, ठीक है बेटा, यही है एकल परिसंचरण। चलो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम लोग तीन कक्षीय हृदय की, ठीक है, तीन कक्षीय हृदय की बात करते हैं। देखो तीन कक्षीय हृदय में हम लोग, अब ध्यान देना, हम लोग उभयचर की बात कर रहे हैं, तो उभयचर एवं सरीसृप, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे श्वसन अंग, क्या लिखेंगे, श्वसन अंग। यहां हम लोग तीन कक्षीय हृदय बनाएंगे, यहां हम लोग तीन कक्षीय हृदय बनाएंगे। ये तो हो गया आपका निलय, और यहां है ऊतक, यहां है ऊतक। ऊतकों से अनऑक्सीकृत रुधिर कहां गया, अनऑक्सीकृत रुधिर गया दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में, वहां से आ गया निलय में, वहां से आ गया निलय में, और निलय से कहां चला गया, निलय से गया श्वसन अंग में, ठीक है, निलय से गया श्वसन अंग में। श्वसन अंग में जाने के पश्चात उसका ऑक्सीकरण होगा और वहां से ऑक्सीकृत रुधिर आएगा बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में, और वहां से आएगा निलय में, और निलय में आने के पश्चात वो कहां चला जाएगा, वो चला जाएगा ऊतक में। अब बेटा बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि यहां पे निलय विभाजित नहीं है, क्योंकि यहां पे निलय विभाजित नहीं है, और अविभाजित कक्ष में ऑक्सीकृत रुधिर भी आ रहा है और अनऑक्सीकृत रुधिर भी आ रहा है। अविभाजित कक्ष में ऑक्सीकृत रुधिर भी आ रहा है एवं अनऑक्सीकृत रुधिर भी आ रहा है। तो निलय से जो रुधिर बाहर निकलेगा, निलय से जो रुधिर बाहर निकलेगा वो मिश्रित रुधिर होगा, मिक्स्ड होगा, अनऑक्सीकृत और ऑक्सीकृत का मिक्स्ड होगा, ठीक है। यहां पे आप देखो तो यहां पे जो ऊतकों से हृदय में रुधिर जा रहा है उसमें CO2 की मात्रा अधिक एवं O2 की मात्रा कम, और जो श्वसन अंग से दोबारा हृदय में आ रहा है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक, CO2 की मात्रा कम, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक, CO2 की मात्रा कम, लेकिन निलय से जो रुधिर बाहर निकल रहा है वो मिक्स्ड है। अब यहां देखो, ऊतक से हृदय में, हृदय से श्वसन अंग में, श्वसन अंग से वापस हृदय में, और फिर ऊतक में। तो एक परिसंचरण चक्र खत्म होते होते रुधिर जो है वो दो बार, रुधिर जो है दो बार क्या हुआ है, हृदय से होकर निकला है, परंतु
निलय में पहुंचने के बाद ब्लड की मिक्सिंग हो गई, निलय में पहुंचने के बाद ब्लड की मिक्सिंग हो गई, ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत रुधिर मिक्स हो गए, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं अपूर्ण द्विपरिसंचरण, अपूर्ण द्विपरिसंचरण। ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे इससे हम लोग? अपूर्ण द्विपरिसंचरण। और ये किस में मिलेगा? जिसमें आप लोगों ने 3 कक्षीय पढ़ा है, 3 कक्षीय हृदय आपने किस में पढ़ा है? 3 कक्षीय हृदय आप लोगों ने पढ़ा है उभयचर एवं सरीसृप। किसमें बेटा? उभयचर एवं सरीसृप। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करेंगे अगला टाइप, और अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे कि अब हम लोग निलय को भी विभाजित करेंगे, तो ये हो जाएगा पूर्ण द्विपरिसंचरण। ठीक है, अब हम लोग 4 कक्षीय हृदय की बात करेंगे। तो 4 कक्षीय हृदय में सबसे पहले तो हम लोग यहां लिखेंगे फेफड़े, क्योंकि चाहे मगरमच्छ हो, चाहे पक्षी हो, चाहे स्तनधारी हो, उनमें श्वसन अंग फेफड़े होते हैं। यहां हम लोग 4 कक्षीय हृदय बनाएंगे, यहां हम 4 कक्षीय हृदय बनाएंगे। अब आलिंद और निलय दोनों विभाजित है, और यहां लिखेंगे ऊतक। ऊतकों से क्या होगा? ऊतकों से अनऑक्सीकृत रुधिर पहुंचेगा दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से दाएं निलय में, वहां से गया फेफड़ों में। यहां पे क्या है? CO2 की मात्रा अधिक है, CO2 की मात्रा अधिक है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है, लेकिन जो रुधिर फेफड़ों में पहुंचेगा उसका ऑक्सीकरण होगा, तो अब वो आएगा बाएं आलिंद में, वहां से बाएं निलय में, और वहां से चला गया ऊतक में। यहां पे जो रुधिर है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक, CO2 की मात्रा कम। तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पे क्या हो रहा है? 4 कक्षीय हृदय में, 4 कक्षीय हृदय में क्या हो रहा है? रुधिर 2 बार हृदय से होके निकल रहा है, रुधिर 2 बार हृदय से होके निकल रहा है, लेकिन अब यहां पे ऑक्सीकृत एवं अनऑक्सीकृत रुधिर की मिक्सिंग नहीं हो रही, ऑक्सीकृत एवं अनऑक्सीकृत रुधिर की मिक्सिंग नहीं हो रही। इस कारण से यह कहलाएगा पूर्ण दोहरा परिसंचरण या पूर्ण द्विपरिसंचरण। ठीक है, पूर्ण द्विपरिसंचरण। तो यह आपको किस में मिलेगा? जिसमें आपने 4 कक्षीय हृदय पढ़ा, पक्षियों में, स्तनधारियों में। ठीक है, इनमें क्या होगा? क्या मिलेगा आपको? पूर्ण दोहरा परिसंचरण। ठीक है बेटा, तो यह आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन यहां पे खत्म होता है। ठीक है, इसको एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ना, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो।